क्या आपने कभी गौर किया है कि थोड़ी सी ग्रामर यानी सिर्फ एक छोटा सा नाउन या वर्ब पूरे जुमले का मकसद कैसे बदल के रख देता है? बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई ग्रामर की अपनी ही एक ताकत होती है। हाँ ना। तो बस इस खूबसूरत गुफ्तगू के आगाज में मैं खुश आमदीद कहती हूँ तमाम पटवारी एस्पिरेंट्स को अपनी इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज के इस गहरे मुताले में। ये निशिस्त बिल्कुल बीपीएससी पटवारी सिलेबस के मुताबिक डिजाइन की गई है और इसके लिए स्पेसिफिकली रेकमेंडेड बलोचिस्तान बोर्ड बुक्स का इस्तेमाल किया गया है। सही। और ये मुतालिया मेरे ख्याल में एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। एग्जैक्टली और आगे बढ़ने से पहले तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि मजीद मुफीद मवाद के लिए सिर्फ ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हाँ, बिल्कुल। और वैसे हमारा आज का मिशन बहुत वाज़ेह और अहम है। इस नशिस्त में हम 3 बुनियादी टॉपिक्स यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। जबरदस्त। और क्योंकि इम्तिहान करीब हैं, हम फजूल बहस में पढ़ने के बजाय रैपिड क्विज पैटर्न पर चलेंगे। इन तीनों टॉपिक्स के तमाम सवालात यानी नाउन के 1 से 63, प्रोनाउन के 64 से 112 और वर्ब के 113 से 206 तक एक-एक स्टेटमेंट को डिस्कस किया जाएगा, बगैर किसी नागे के। तो चलिए फिर रफ्तार पकड़ते हैं। पहला टॉपिक नाउन है। बुनियाद से ही शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है द वर्ड नाउन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन। तो नोमेन का लिटरल मीनिंग क्या है? नोमेन का लिटरल मीनिंग है नेम यानी नाम। नाउन दरअसल नाम ही तो है ना? सही। और वैसे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन टोटल? और वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। दीज काइंड्स आर कॉल्ड। इन स्टेटमेंट्स के जवाब क्या बनेंगे? अच्छा, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं यानी 8, और इन अक़साम को जैसा कि स्टेटमेंट में है पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं। नाउन इन्हीं 8 में से पहला और सबसे बुनियादी पार्ट है। बेहतरीन। अब थोड़ा नाउन्स के नाम और अक़साम पर आते हैं। अगर स्टेटमेंट्स हों द फ्लीट ऑफ शिप्स रीच्ड द हार्बर सेफली, या फिर द जूरी इज स्टिल डिलिबरेटिंग। सही। और इसके अलावा द कमेटी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल और अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। इन तमाम सेंटेंसेस में फ्लीट, जूरी, कमेटी और आर्मी किस किस्म के नाउन्स हैं? ये तमाम नाउन कलेक्टिव नाउन है। ग्रामर रूल इन्हें इसलिए कलेक्टिव मानता है क्योंकि ये अफराद या अशिया के पूरे मजमूए को एज वन होल यानी एक सिंगल यूनिट के तौर पर जाहिर करते हैं। अच्छा, समझ गई। अब खुसूसियात और आम नामों की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल वॉज अ ग्रेट पोएट, द होली कुरान और डेल कंप्यूटर। इनमें अल्लामा इकबाल, कुरान और डेल किस किस्म के नाउन्स हैं? ये प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर थिंग्स हैं, क्योंकि ये किसी मखसूस और ख़ास शख्स, किताब या ब्रांड का नाम है। इनमें कोई आम बात नहीं है। और अगर मैं आम अल्फाज यूज करूं, जैसे पाकिस्तान इज आवर कंट्री में कंट्री, या फिर स्कूल, फैन और कार? तो कंट्री यहाँ कॉमन नाउन है। स्कूल एक कॉमन प्लेस की मिसाल है, जबकि फैन और कार कॉमन थिंग्स हैं। इनमें कोई मखसूस पहचान शामिल नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिनसे दूसरी अशिया बनती हैं, जैसे द सोयल इन दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल में सोयल, या फिर लव्स सिल्वर। ये दोनों मटेरियल नाउन्स हैं। और यहाँ एक दिलचस्प ग्रामर रूल ये है कि किताब के मुताबिक तमाम मटेरियल और बेजान अशिया न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, जैसे कि एक कप या फिर सिल्वर। वेट, न्यूट्रल जेंडर। फिर उन चीज़ों का क्या जो नज़र नहीं आती, जैसे विजडम, ब्रेवरी, एबिलिटी, नॉलेज और ट्रूथ? ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, छू नहीं सकते। एग्जैक्टली ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बेहतरीन मिसालें हैं। खुसूसियत, हालत या एक्शंस जिन्हें महसूस किया जा सके। और जैसा कि मटेरियल नाउन्स का रूल है ना, किताब कहती है कि विजडम जैसे तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी न्यूट्रल जेंडर ही कहलाएंगे। वाह, ये तो नया पॉइंट था। खैर, जेंडर्स की बात चल निकली है तो इसको भी क्लियर करते हैं। अगर कोई नाउन फीमेल डिनोट करे, जैसे सिस्टर या गर्ल, तो वो फेमिनिन जेंडर हुआ, यानी गर्ल इज नॉट अ मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन साइंटिस्ट क्या है?
अच्छा, साइंटिस्ट एक कॉमन जेंडर है क्योंकि ये लफ्ज मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट याद रखने वाला है। टेक्स्ट बुक ने द सन को किसी जेंडर के बजाय सीधा प्रॉपर थिंग की फहरिस्त में रखा है। अजीब बात है, पर टेक्स्ट बुक का रूल है तो मानना पड़ेगा। अब तादाद या नंबर की तरफ आते हैं। What does the number of a noun express? और how many kinds of number are there? और इसके साथ ही प्लूरल नाउन को कैसे डिफाइन किया गया है? नंबर दरअसल तादाद जाहिर करता है कि वेदर वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज मेंशन्ड। इसकी दो अकसाम हैं, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल नाउन हर उस इस्म को कहते हैं जो एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग को जाहिर करे। तो जिनको हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन्स हुए, लेकिन फिर मिल्क, मनी और शुगर अनकाउंटेबल नाउन्स क्यों हैं? इनको अनकाउंटेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वी कैन नॉट काउंट देम एज इंडिविजुअल यूनिट्स। हम दूध के कतरों को थोड़ी गिनते हैं, बल्कि उसकी मिकदार को नापते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल हैं। जबरदस्त लॉजिक है। अच्छा, अब प्लूरल बनाने के रूल्स देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू फॉर्म अ प्लूरल फॉर मोस्ट नाउन्स? और इन अल्फाज के प्लूरल्स क्या होंगे, जैसे डोंकी, वीडियो, मैंगो? सबसे आम और बुनियादी रूल तो सिर्फ इस का इजाफा करना है। जैसे डोंकी का डोंकीज, वीडियो का वीडियोस, रेडियो का रेडियोस बनेगा। और वो अल्फाज जो ई पर खत्म हो, जैसे कॉलेज और मैंगो का क्या होगा? हाँ, कॉलेज जैसे अल्फाज जहां आखिर में पहले ही ई मौजूद है, वहां भी सिर्फ एस लगता है। अलबत्ता मैंगो में आखिर में ई एस लगकर मैंगोज बनता है। लेकिन जहां लफ्ज के आखिर में वाई आता हो, वहां कहानी बदल जाती है। What happens to the Y in story when making it plural? और what is the plural of fairy? लेकिन फिर ट्रे का प्लूरल ट्रेज क्यों नहीं बनता? ट्रेज क्यों होता है? ये बहुत लॉजिक वाला रूल है। अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे R, तो Y को हटाकर IES लगाते हैं। इसीलिए स्टोरी से स्टोरीज और फेरीज से फेरीज बनता है। सही। लेकिन ट्रे में ये से पहले वाउल आया है। अगर वाउल हो तो हम सिंपली एस लगाते हैं। अब समझ आया। और ये वाला रूल कहाँ लगता है? जैसे वॉच, बॉक्स, ब्रश और पटेटो। फिर जीरो का क्या रूल है? जिन नाउन्स के आखिर में CH, X या श हो, वहां हमेशा ES लगता है। तो वॉचेस, बॉक्सेस, ब्रशेस बनेंगे। पटेटो के आखिर में O और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वहां भी पटेटोज होगा। लेकिन जीरो टेक्स्ट बुक में एक एक्सेप्शनल केस है जहां आमतौर पर सिर्फ S लगकर जीरोज बनता है। चलिए आगे देखें। अगर आखिर में F या FE हो, जैसे वाइफ, हाफ, नाइफ, वुल्फ। यहाँ रूल ये है कि F या FE तब्दील होकर VES बन जाते हैं। तो ये वाइव्स, हाव्स, नाइव्स और वुल्व्स बन जाएंगे। रुकिए, यहाँ थोड़ा पुशबैक बनता है। मेरे जहन में कंपाउंड नाउन से मुतालिक एक सवाल है। जब हम मदर इन लॉ या पासर बाय या ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाते हैं, तो आम तौर पर लोग मदर्स इन लॉज कह देते हैं, दोनों तरफ एस लगाकर। रूल क्या कहता है? बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, और ये गलती बहुत आम है। कंपाउंड नाउन्स में इजाफा हमेशा बुनियादी या अहम हिस्से में होता है, इसलिए मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होगा। यानी इजाफा पहले हिस्से में। बिल्कुल। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, और इसी तरह पासर बाय में पासर्स बाय बनेगा, क्योंकि असल नाउन पासर है। बेहतरीन। कुछ इरेगुलर अल्फाज भी तो हैं जहां नो रूल्स का हवाला आता है, जैसे चाइल्ड, मैन, टूथ और माउस। हाँ, इन्हें इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं क्योंकि इन पर एस या ईएस का रूल चलता ही नहीं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है। और मैन का? मैन। सही। और टूथ का? टीथ। और माउस का माइस बनता है। और टेक्स्ट बुक के मुताबिक कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो चेंज ही नहीं होते, जैसे फिश, शीप, हेयर। और ऐसे अल्फाज जैसे पीपल और थाउजेंड। फिश, शीप और हेयर की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स आइडेंटिकल होती हैं। इन्हें बदला नहीं जाता। पीपल दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, और थाउजेंड स्पेसिफिक न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में थाउजेंड ही रहता है, थाउजेंड्स नहीं बनता। नाउन का सेक्शन तो मुकम्मल हो गया। अब बगैर किसी नागे के सीधा प्रोनाउन की तरफ जंप करते हैं। स्टेटमेंट है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ। और टेक्स्ट के मुताबिक
क्या एडजेक्टिव प्रोनाउन कोई वैलिड काइंड है? इसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका असल मकसद हमें रेपिटेशन या बार बार एक ही नाम लेने से बचाना है। और नहीं, एडजेक्टिव प्रोनाउन टेक्स्ट में मेंशन प्रोनाउन की टाइप नहीं है। सही। प्रोनाउंस की अक़साम पर आते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं जो पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स करते हैं? स्टेटमेंट्स देखिए, दिस इज माई पेन, दैट वाज माई कार और दोज वर आवर फ्रेंड्स। इनमें दिस, दैट और दोज क्या हैं? दिस, दैट और दोज ये सब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जो किसी चीज की निशानदही करते हैं। और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स करीब हों तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? इसके अलावा दोज आई और मार्कर्स में मार्कर्स क्या हैं? अगर प्लूरल अशिया करीब हों तो दीज इस्तेमाल होता है, और मार्कर्स तो जाहिर है एक नाउन है जिसकी निशानदही हो रही है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं और इनका पर्पस क्या है? He is the person who taught me, this is the place where we stayed, she is the girl whose parents died, और this is the bag which they bought. इन जुमलों में रिलेटिव प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करें। रिलेटिव प्रोनाउन का बुनियादी पर्पस ना दो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ना और रिलेट करना है। इन जुमलों में हु, वेयर, हुज और विच रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में मजीद मालूमात दे रहे हैं। अब उन प्रोनाउंस पर आते हैं जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगता है। हाउ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर्म्ड? और अगर मिसालें देखें तो ourselves, themselves, itself, myself और he के लिए himself, ये सब रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये पर्सनल प्रोनाउंस के साथ सेल्फ या प्लूरल के लिए सेल्व्स लगाकर बनते हैं। इनका मकसद ये जाहिर करना है कि एक्शन वापस सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के लिए हैं। Which is your room? Whose pen is this? What is your father's name? इनमें which, whose और what शामिल हैं। और that is not an interrogative pronoun। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे हमेशा who और whom में confusion होती है। सवाल है who was his teacher और whom were they talking to? हमें सवाल पूछते वक्त कब who लगाना चाहिए और कब whom? इसकी लॉजिक समझना बहुत आसान है। हु तब लगता है जब हम उस शख्स के बारे में पूछ रहे हों जो एक्शन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट, जैसे हु डिड दिस। जबकि हुम तब लगता है जब हम उस शख्स के बारे में पूछें जिस पर काम हो रहा हो, यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जाकर समझी मैं। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस पर। अ प्रोनाउन विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और पर्सन्स। जो शख्स बोल रहा है वो क्या कहलाता है? We had written a story। और एक और सवाल, which of the following is a first person plural pronoun? दोनों का जवाब we है, राइट? हाँ, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि we। अब और they इन प्लूरल, इन्हें क्या कहते हैं? अगर सीमा इज लिविंग इन क्वेटा को रिप्लेस करना हो तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन है, यानी यू, और जिसके बारे में बात हो वो थर्ड पर्सन है, जैसे ही, दे या तैयाब एज अ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। अगर सीमा को रिप्लेस करेंगे तो वहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी आएगा। अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउंस पर फोकस करते हैं अब। ये अनस्पेसिफाइड पर्सन्स या थिंग्स के लिए आते हैं। स्टेटमेंट्स देखें, समवन हैज़ लेफ्ट हिज अम्ब्रेला, सेवरल, समवन, एवरीवन, फ्यू और मेनी। ये तमाम इनडेफिनिट हैं। और टेक्स्ट में दे क्या है? जी हाँ, समवन, सेवरल, फ्यू, मैनी, ये तमाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये किसी खास शख्स की निशानदेही नहीं करते, जबकि दे एक डेफिनेट पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन की आखिरी और अहम बहस। What does the word ante mean in the term antecedent? और a pronoun must agree with its antecedent in। एंटी का मतलब है बिफोर या पहले आने वाला। एंटीसीडेंट दरअसल वो नाउन है जो प्रोनाउन से पहले आता है और जिसकी जगह प्रोनाउन ली जाती है। एक लाजमी कानून ये है कि प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के नंबर और जेंडर के साथ मुताबिक होना चाहिए। इसे आप एक गाड़ी और इंजन समझ लें। प्रोनाउन वही ट्रैक लेगा जो उसका एंटीसीडेंट तय करेगा। अच्छा, तो इस मुताबिकत को टेस्ट करते हैं। The president arrived at the meeting and delivered his speech। यहाँ एंटीसीडेंट क्या है? The player kicked the ball and threw it। यहाँ it का एंटीसीडेंट क्या है?
ताहिर met his old friend। इसमें ताहिर और his का रिलेशन क्या है? पहले सेंटेंस में प्रेसिडेंट एंटीसीडेंट है, दूसरे में बॉल एंटीसीडेंट है। ताहिर वाले जुमले में ताहिर एंटीसीडेंट है जिसके मुताबिक हिज लगा। The mother cooked tasty rice for her son। इसमें प्रोनाउन क्या है? और अहमद and his brother completed their task में their क्यों आया? मदर वाले सेंटेंस में हर प्रोनाउन है और आखिरी जुमले में देयर इसलिए आया क्योंकि एंटीसीडेंट यानी अहमद एंड हिज ब्रदर दोनों मिलकर प्लूरल बन गए थे और यही अ प्रोनाउन एग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट का रूल है। जबरदस्त। अब इस नशिस्त के आखिरी और सबसे तवील टॉपिक यानी वर्ब की तरफ चलते हैं, टाइम की परवाह किए बगैर। स्टेटमेंट है अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, possession or presence of a thing or person is called a। और we are going to school में verb क्या है? इसे verb कहते हैं। सेंटेंस में going verb है जो एक्शन जाहिर कर रहा है। और how many kinds of verbs are mentioned in the textbook? किताब में verbs की 3 बुनियादी अक़साम बताई गई हैं, एक्शन, लिंकिंग और ऑक्सिलरी verbs। Action verbs में transitive और intransitive आते हैं। एक्शन vs लिंकिंग का बुनियादी फर्क क्या है? और many linking verbs are the forms of। एक्शन वर्ब्स किसी बाकायदा सरगर्मी या एक्टिविटी को जाहिर करते हैं, जैसे पेंटिंग। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट और उसकी खुसूसियत को आपस में जोड़ते हैं, यानी कनेक्शन या स्टेट बताते हैं। और याद रखें कि ज़्यादातर लिंकिंग वर्ब्स बी की फॉर्म्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is painting the walls एक्शन वर्ब है और ट्रांजिटिव है क्योंकि walls यहाँ ऑब्जेक्ट है। He is lazy और they were optimistic में is और were लिंकिंग verbs हैं। बिल्कुल सही। लेकिन the boy sleeps और he ran a long distance intransitive एक्शन verbs क्यों हैं? Intransitive verb का रूल क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब की खासियत ये है कि द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, यानी सोने या दौड़ने के एक्शन को असरअंदाज होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए स्लीप्स और रन यहाँ इंट्रांजिटिव हैं। अब आते हैं ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स पर। दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वी हैड बीन स्टडीइंग, ही विल विन और ही इज गोइंग टू स्कूल। इन सब में ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? और क्या रन ऑक्सिलरी वर्ब है? पहले में आर, दूसरे में हैड और बीन दोनों यानी 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तीसरे में विल और चौथे में इज ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका काम मेन वर्ब का वक्त या स्टेट जाहिर करना है और रन एक मेन एक्शन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं। मॉडल्स तो वाकई दिलचस्प टॉपिक है। इनका मकसद एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन जाहिर करना है। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तीनों के लिए। इनकी एक यूनिक फीचर टेक्स्ट में दी गई है, वो क्या है? क्या डूइंग मॉडल वर्ब है? और which of these verbs does not have an infinitive form जहां 2+ verb लगे? मॉडल्स की सबसे अनोखी खासियत यह है कि दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, यानी इनके साथ एस, ईएस या ईडी नहीं लगता। डूइंग बिल्कुल मॉडल नहीं है और मस्ट जैसी मॉडल्स की इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होती। आप टू मस्ट नहीं कह सकते। अच्छा, चलिए इनके फंक्शंस को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। परमिशन के लिए स्टेटमेंट्स हैं, कैन आई ओपन द विंडो, यू कैन गो टू द मार्केट नाउ और मे आई कम इन सर। रिक्वेस्ट के लिए ब्लैंक स्पेस, यू शट द डोर प्लीज, वहां विल लगेगा। एबिलिटी के लिए आई कैन सॉल्व दिस सम। पॉसिबिलिटी के लिए इट मे रेन टुडे। ये तमाम रूल्स दुरुस्त हैं। और ही वुड ब्रिंग फ्लावर्स फॉर अस ऑफन में वुड क्या जाहिर करता है? आखिरी मिसाल में वुड दरअसल हैबिट इन द पास्ट यानी माजी की आदत को जाहिर कर रहा है। अच्छा, और ऑब्लिगेशन या एडवाइस में यू मस्ट स्टे एट होम, दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम और ही ऑट टू ओबे द रूल ऑफ लॉ। मस्ट यहाँ फर्ज या सख्त ज़रूरत यानी ऑब्लिगेशन है। शुड हमेशा एडवाइस या नेसेसिटी के लिए आता है और ऑट टू बी मॉरल ऑब्लिगेशन या फर्ज के लिए इस्तेमाल होता है। अब रैपिड फायर वर्ब्स की इरेगुलर फॉर्म्स का करते हैं। मैं सवाल पढ़ती हूँ, सेकंड फॉर्म्स बताइएगा। बिकम का बिकेम, फाइंड का फाउंड,
जो कि सेकंड और थर्ड दोनों हैं। फ्लाई का, फ्लू, गिव का, गिव, हाइड का, हिड, सही जा रही हैं आप, मेक का, मेड, रन का, रैन, शेक का, शुक, शाइन का, शोन, स्प्रिंग का, स्प्रैंग, स्विम का, स्वैम, टियर का। टोर। और बुनियादी फॉर्म्स में वन की फर्स्ट फॉर्म विन, ब्रॉट की ब्रिंग और नोन की नो होती है। वाह, बिल्कुल। इन इरेगुलर वर्ब्स को ऐसे ही जुबानी याद करना पड़ता है क्योंकि इनमें ईडी नहीं लगता। थर्ड फॉर्म्स भी ऐसी ही हैं। बाइट का बिटन, ईट का ईटन, फॉरगेट का फॉरगॉटन, गो का गॉन, राइड का रिडन, सी का सीन, सिंग का संग, स्पीक का स्पोकन, श्रिंक का श्रंक, स्टील का स्टोलन। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे अजीब वो हैं जो तीनों फॉर्म्स में एक जैसी रहती हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट, शट और स्प्लिट। इनका क्या सीन है? हाँ, ये ग्रामर के एक्सेप्शंस हैं। इन्हें आप माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं की असली फॉर्म में बिना तब्दील किए रखते हैं। अब इस निशिस्त का आखिरी मरहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, MCQs 179 से आगे की लिस्ट। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डस्क। इस सेंटेंस में वर्ब इज सिंगुलर क्यों आया है जबकि आइटम्स तो प्लूरल हैं? यहाँ अक्सर गलती होती है। ऑफ आइटम्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, असल सब्जेक्ट द लिस्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वहाँ इज लगा। फिर एक बहुत अहम सवाल MCQ 180 और 197 में आता है। जब दो चीजें एंड से जुड़ी हों, जैसे मीट एंड राइस इज माय फेवरेट डिश या ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट, तो प्लूरल के बजाय सिंगुलर वर्ब इज क्यों लगता है? लेकिन अगर MCQ 191 देखें, माय लैपटॉप एंड हिज मोबाइल वर स्टोलन, वहां वर्ब प्लूरल आता है। आखिर फर्क क्या है? फर्क मकसद का है। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से मिलकर किसी एक ही डिश या सिंगल कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करें, जैसे मीट एंड राइस मिलकर एक प्लेट में मील है, तो सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन लैपटॉप और मोबाइल दो बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग चीजें हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगा। वाह, क्या आसान वजाहत है। और अहमद राइट्स एन ऐसे, यहाँ वर्ब राइट्स सिंगुलर क्यों है? अगर ही हो तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अहमद राइट्स में दोनों ऑप्शंस बी और सी करेक्ट हैं क्योंकि अहमद सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। और ही वाले सवाल में ही हैज बॉट अ कार बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्रीमेंट्स देखते हैं अब। वन ऑफ देम वाज लेम, समवन इज नॉकिंग, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज गिवन, एवरीथिंग इज रेडी और प्रोनाउन एनीवन। क्या ये सब रूल्स के मुताबिक सिंगुलर वर्ब लेते हैं? बिल्कुल, ग्रामेटिकली ये सब सिंगुलर एक्ट करते हैं। लेकिन इनके बरक्स देखिए, सेवरल, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, फ्यू एज अ प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन और बोथ ऑफ यू आर वर्क शर्कर। ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं? जी हाँ, सेवरल, मेनी, फ्यू और बोथ इनहेरेंटली तादाद में एक से ज्यादा को जाहिर करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। अच्छा, आइदर नॉर और नीदर नॉर के रूल्स कैसे काम करते हैं? नीदर यू नॉर आई एम हैप्पी, आइदर यू और ही इज टू गो, आइदर अली और हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, नीदर द कैप्टन नॉर द क्रू मेंबर्स आर हैप्पी। यहाँ वर्ब किस सब्जेक्ट के मुताबिक सेट हो रहा है? रूल सिंपल है, इन एक्सप्रेशंस में वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है जो वर्ब के सबसे करीब हो, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। इसलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और क्रू मेंबर्स प्लूरल थे, तो वहां आर आया। और एक जनरल रूल MCQ पूछा गया कि इन अ नीदर नॉर सेंटेंस इन्वॉल्विंग आई, वेयर शुड आई बी प्लेस्ड? और चूंकि हम चाहते हैं कि वर्ब करीबी सब्जेक्ट को मैच करे, आई को सेंटेंस में हमेशा क्लोजेस्ट टू द वर्ब रखना चाहिए ताकि हम डायरेक्टली एम लगा सकें। सही हो गया। आखिरी कैटेगरीज हैं डिस्टेंसेस, वक्त और रकम। इनके स्टेटमेंट सुनिए। 5 years is a long period abroad. 3 miles is too far to walk. 10,000 is not much amount. 50 kilograms is a heavy weight. $20 is enough. और 2 hours is a short time. इन तमाम के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। और MCQ 187 there are 4 cows में आर लगा है। डिस्टेंसेस, वक्त, वजन और पैसों को जब एक सिंगल यूनिट या अमाउंट के तौर पर देखा जाता है तो वर्ब सिंगुलर आता है। अगरचे $20 हैं लेकिन अमाउंट एक है। और काव वाले सेंटेंस में
असली सब्जेक्ट काउज वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए उसकी वजह से प्लूरल आर लगा। वाओ! तो इस धमाकेदार नशीस्त में हमने तीनों टॉपिक्स यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के तमाम 206 एमसीक्यूज पर तफसीली और वाज़ेह बात की है, बगैर एक भी मिस किए। बिल्कुल। और यहाँ जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया और सोचने वाला ख्याल पेश करना चाहूँगा। जरूर। देखिए, बीपीएससी एग्जाम पास करने के लिए इन सख्त किताबी और रिवायती उसूलों को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन हम जानते हैं कि ज़बान वक्त के साथ बदलती है। क्या आने वाले वक्तों में रोज़मर्रा की बोली जाने वाली स्पोकन इंग्लिश और फॉर्मल ग्रामर का बढ़ता हुआ फ़र्क इन रिवायती उसूलों को तब्दील कर देगा? इस पर ज़रूर गौर करें। वाकई ये एक डीप थॉट है जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। तमाम पटवारी एस्पिरेंट्स को उनकी इस शानदार मेहनत और लगन पर मेरी तरफ से शाबाश। अपने सिलेबस की बेहतर तैयारी के लिए सिर्फ ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आज के इस गहरे मुताले में हमारे साथ शामिल होने का बेहद शुक्रिया।